गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग फेज या ब्लीडिंग प्रोसेस। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली वी हैव सीन इन केस ऑफ फीमेल्स ओनली। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है जो बेटा 28 डेज का होता है। एवरी मंथ फीमेल में 28 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये वर्ड जो है मेंस्ट्रुअल के साथ साइकिल लगा हुआ है तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो पॉइंट ए से शुरू हो और दोबारा ए पे आके दोबारा से शुरू हो जाए, उस फेज को उस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो फीमेल में बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 28 तारीख के बाद दोबारा से फिर वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये रेगुलर इंटरवल्स में फीमेल्स में रेगुलरली हर मंथ एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लास 12th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोशिश करेंगे हम कि बहुत ईजी वे में ये बात आपको समझा सके। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि जब हम मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ते हैं या साइकिल पढ़ते हैं फीमेल्स में तो बेटा ये 4 फेज में कंप्लीट होता है प्रोसेस। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। 4 फेज में कंप्लीट होता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। और 4 जो फेज होते हैं वो सबसे पहला फेज उसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहा जाता है। दूसरा जो फेज होता है उसको फोलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज कहा जाता है। तीसरा जो फेज है इसको ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। और जो चौथा फेज है इसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है। और ये चारों फेज हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली भी हमसे पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला फेज स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन जो फेज है इस फेज को ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? इस फेज को ब्लीडिंग फेज कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फेज है इसमें बेसिकली जो ब्लीडिंग प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता, स्टार्ट होता फीमेल्स में। इसमें बेसिकली होता क्या है? दूसरी बात आ जाती है कि ब्लीडिंग फेज स्टार्ट क्यों होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुएशन फेज में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मतलब क्या है बेटा कि यूट्रस जो होते हैं, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। और वो अकेली एक ऐसी लेयर होती है जिससे सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी होती है। 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो सबसे अंदर की लेयर होती है बेटा उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। इसीलिए ये रप्चर होती है, इसकी जो आउटर स्किन होती है वो बेसिकली टूटती है। ये बेसिकली वैसे ही प्रोसेस होता है जैसा स्नेक में स्लग ऑफ होता है। जैसे सांप की कांतड़ी हम बोलते हैं, जैसे स्नेक होता है वो अपनी जो डेड स्किन है उसको अपनी बॉडी से हटा देता है। तो ऐसे ही एंडोमेट्रियम जो होती है ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि ऊपर की लेयर जो होती है उसकी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम जो है अपनी लेयर को हटा देती है। और जब ये अपनी लेयर को हटाती है तो इसके साथ ब्लड वेसल्स भी कनेक्ट होती हैं। तो जब वो टूटती है, वो रप्चर होती है तो बेसिकली ब्लड हैव बीन रिलीज्ड आउट और इसी को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। समझिए दोबारा से। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की वो टूटेगी ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेटा उसको दूसरा प्रेगनेंसी भी हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन का मतलब ये मान लीजिए अगर एक फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी, if a female is conceiving the pregnancy that because of progesterone हार्ट प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये बताता है कि द फीमेल इज कंसीविंग द प्रेगनेंसी और नॉट कंसीविंग द प्रेगनेंसी। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा, घटेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है तो ये तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा, लेकिन यहां तो एग टूट रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगा, इसका कोई काम नहीं वहां पे। तो जो मेंस्ट्रुएशन फेज है बेटा इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ और जो हार्मोन्स है LH, FSH इनका लेवल भी ब्लड में घट जाता है ताकि जो एग है वो इजीली टूट सके और कंप्लीटली रप्चर होके ब्लीडिंग फेज के थ्रू बाहर आ सके। क्योंकि अगर कोई भी पार्ट अंदर रह जाता है, कोई भी स्पॉट चिपक जाता है अंदर के स्ट्रक्चर पे तो इन्फेक्शन कर सकता है और फिर सीवियर हो जाता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन फेज जिसमें एंडोमेट्रियम का टूटना होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिड्यूस होगा, घटेगा, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है। दैट्स द ब्लीडिंग प्रोसेस हैव बीन टेक प्लेस ओवर देयर। दूसरा फेज आ जाता है बेटा जिसका नाम है फोलिकुलर फेज और जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। अब समझिए इसको। फोलिकुलर फेज जो होता है वो फोलिकल्स
फॉलिकल्स का मतलब मैंने बताया था, जो ईच ओवरी नियर अबाउट 60 to 80,000 एग आर फॉर्म्ड। हर एक ओवरी में 60 से 80,000 एग बनते हैं, और फिर वो जीवन भर, जीवन काल मतलब जब तक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है, हर टाइम वो एक एक एग यूज होता रहता है, और वो प्रेगनेंसी में पार्टिसिपेट करते रहते हैं अगर होती है तो फॉलिकुलर फेज जो होता है उसमें ये वर्ड जो है फॉलिकल्स, ये है छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवरी में बनते हैं, उनको फॉलिकल्स कहा जाता है। तो फॉलिकुलर फेज में आ जाता है दूसरा, यानी जो ब्लीडिंग फेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो प्रोसेस है वो फॉलिकुलर फेज में एंटर कर जाता है बेटा। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। तो ये 1 से 5 दिन तक का तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज, और 5 के बाद 6 से और 13 दिन तक करीबन ये फॉलिकुलर फेज रनिंग करता है, ये वर्कआउट करता है। तो फॉलिकुलर फेज जो है उसको बेटा प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब समझिए क्या होता है। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब होता है जिसमें जो फॉलिकल्स हैं वो अपनी नंबर्स को बढ़ाएंगे, यानी जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो एग बना सके, क्योंकि एग तो टूट गया, यहां फर्स्ट फेज में एग टूट गया तो नया एग बनना जरूरी है, तभी अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, या फिर नेक्स्ट मंथ में फीमेल कंसीव कर पाएगी प्रेगनेंसी। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, मतलब ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, उनमें ग्रोथ होती है, और वो जो ग्रोथ होती है तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं मैच्योर होके, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल्स, और ये सब हम बता चुके हैं कि उसके ऊपर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा के लेयर की फॉर्मेशन होती रहती है, जिसकी वजह से ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होते रहते हैं। तो जो फॉलिकल्स जो है वो ग्रोथ करते हैं बेटा, वो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और फिर फाइनली बनाते ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स इंडिकेट करता है सेकेंडरी oocyte, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स अगर वर्ड आपको लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि एग जो है वो ओवरी के अंदर मैच्योर हो चुका है, बन चुका है। फिर उसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल्स यानी जो एग मैच्योर हो जाएगा, देन रिलीज एस्ट्रोजन। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है बेटा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेंगे, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये आपको सबको पता है कि ये मेन हार्मोन है फीमेल्स में जो ओवरऑल एग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये जैसे ही फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं तो रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है बेटा वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, मैसेज करता है। और वो क्या मैसेज करता है कि भैया आप जो हार्मोन्स है, LH है, FSH है और प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये कहता है कि इन सब हार्मोन्स को एक्टिव करो। क्यों? क्योंकि एग बनाने का समय आ गया है, अब एग को जो है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम आ गया है, इसको हर हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो LH रिलीज करेगा। LH जो है वो रिलीज इसलिए करेगा क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है बेसिकली वो एस्ट्रोजन हार्मोन को तो स्टिमुलेट करता ही करता है, और इसके अलावा ये बेसिकली प्रोलिफरेशन टू एंडोमेट्रियम, यानी ये प्रोलिफरेट करता है एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है। LH हार्मोन जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है बेटा, उसको क्या करता है, उसको प्रोलिफरेट करता है, उसको थिक करता है, उसको मेंटेन करता है। तो यहां पे एंडोमेट्रियम जो है वो LH मेंटेन करेगा, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इसको भी पता है LH हार्मोन को कि अगर एग अब मैच्योर हो चुका है तो फाइनली एग को कहां जाना है, एंडोमेट्रियम के पास, और एंडोमेट्रियम अगर वीक होगी तो कंसीविंग द प्रेगनेंसी यानी जो एग है वो इंप्लांट कहां होगा बेटा, एंडोमेट्रियम के पास ही होगा। और अगर एंडोमेट्रियम वीक रह जाए, एग तो बन जाए लेकिन एंडोमेट्रियम वीक रह जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग को फाइनली अटैच तो एंडोमेट्रियम के पास जाके होना है, और अगर वही वीक रह जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो एंडोमेट्रियम जाएगा एग और अटैच नहीं हो पाएगा, फिर वो डीनेचर हो जाएगा, तो फिर नुकसान। तो इस वजह से जो LH हार्मोन है वो प्रोलिफरेट करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है प्रॉपरली और मैच्योर करता है, और उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। जैसे ये काम हो जाता है यहां पे फॉलिकुलर फेज में, फेज एंटर कर जाता है ओवुलेटरी फेज में। ओवुलेटरी फेज का मतलब नाम से पता चल रहा है, ओव्यूल का बनना, ओवम का बनना। तो ओवुलेटरी फेज बेसिकली ये 14वें दिन को 14th डे जो है उसको बेसिकली हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो फेज है एग्जैक्टली 1 दिन का टाइम होता है, और इस 1 दिन में अगर एग्जैक्टली 14वें दिन में बेटा 14th डे में अगर फीमेल इज कंसीविंग द प्रेगनेंसी, अगर फीमेल पार्टिसिपेट करती है कॉपुलेशन प्रोसेस में, और उस टाइम पे एग्जैक्टली उस 1 दिन में अगर स्पर्म इंटरेक्ट कर जाते हैं एग के साथ सिर्फ उस 14वें दिन पे, तो ही फीमेल कंसीव करेगी प्रेगनेंसी। और इससे पहले कितने भी स्पर्म आके एग के साथ जुड़े, इसके बाद कितने भी जुड़े, अटैच हो, ये फीमेल कभी भी कंसीव नहीं करेगी प्रेगनेंसी। तो 14th डे जो होता है वो एग्जैक्ट वो दिन होता है जिस दिन जो एग है वो
ग्राफिन फॉलिकल जो है उसको रप्चर करेगा, तोड़ेगा और फिलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। और फिलोपियन ट्यूब के अंदर आपको सबको पता है कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है जहां पे प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो वह एम्पुला पार्ट, ये हम बता चुके पहले। तो ओवुलेटरी फेज जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बढ़ता है। इस केस में एक वर्ड यूज होता है एनसीईआरटी में जिसको कहा जाता है LHSURGE, एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब होता है सडनली ब्लड के अंदर एलएच हार्मोन का बहुत ज्यादा मैक्सिमम लेवल बढ़ जाना। क्योंकि एलएच मैक्सिमम बढ़ेगा तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स की लेयर को रप्चर करेगा, और जब ग्राफिन फॉलिकल्स की लेयर को रप्चर करेगा ना बेटा, उसके बाद ही बेसिकली वो जो एग है वो तोड़ेगा, उस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को स्ट्रक्चर को तोड़ेगा और फ्लोपियन ट्यूब में एंटर कर पाएगा। तो ओवुलेटरी फेज जो होता है एलएच सर्ज, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, यहां ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करेगा और एलएच, एस्ट्रोजन और एफएसएच ये तीनों हार्मोन यहां पे साथ में बढ़ेंगे, क्योंकि ये ओवुलेटरी फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसी पर निर्धारण रहेगा, डिपेंड रहेगा आगे का प्रोसेस। जब एलएच ओवुलेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो एग है बेटा वो कहां पे एंटर कर चुका है, फिलोपियन ट्यूब में एंटर कर चुका है। और फिलोपियन ट्यूब में कहां पे रुकेगा एक दिन के लिए, एम्पुला के पास, एम्पुला स्ट्रक्चर जो होता है उसके पास जाके एक दिन के लिए, 14वें दिन के लिए, 14th डे के लिए रुकेगा। उसके बाद आ जाता है लूटियल फेज। अब बेटा यहां पे दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन ये है कि अगर फीमेल कंसीविंग द प्रेगनेंसी, भाई एक कंडीशन तो ये है कि इस दिन में, इस फेज में फीमेल कंसीव करेगी प्रेगनेंसी, और दूसरी कंडीशन ये कि फीमेल नहीं करेगी कंसीव प्रेगनेंसी। दो चीज है, अगर फीमेल कंसीव करेगी प्रेगनेंसी तो इंप्लांटेशन होगा, और अगर फीमेल कंसीव नहीं करेगी बेटा प्रेगनेंसी तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वो एग जो है दोबारा से डिनेचर होगा, टूटेगा, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, और फिर वो रिपीट होता रहेगा। एवरी मंथ द 4 फेज इज रिपीटेड। तो व्हाट वी हैव लर्न इन दैट फेज, लूटियल फेज। लूटियल फेज, कार्पस लूटियम फॉर्म्ड। लूटियल फेज में एक स्ट्रक्चर बनता है कार्पस लूटियम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए। जब ग्राफिन फॉलिकल्स, यहां पे ये ग्राफिन फॉलिकल्स है यहां पे, तो ये जब ग्राफिन फॉलिकल से जब ये एग बाहर निकल जाता है, एग, और एग बाहर निकलने के बाद जब ये स्ट्रक्चर बच जाता है, इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जब ग्राफिन फॉलिकल्स जो है उसको तोड़ के, ओवरी को तोड़ के एग जब फिलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है, तो उसके बाद जहां से वो एग निकला है, वो जो खाली जगह बच गई है बेटा, वो जो खाली स्ट्रक्चर बच गया है ऐसा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे ही एग बाहर निकलेगा कार्पस लूटियम से, तो यहां पे कार्पस लूटियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन कर देगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दूसरा आपको बताया है प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, तो मतलब ये है कि ये बेसिकली वर्कआउट करेगा एंडोमेट्रियम की लेयर पे, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन इसीलिए कहा गया है क्योंकि एंडोमेट्रियम पे जाके ही इंप्लांट होगा एग, और उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि फीमेल इज कंसीविंग द प्रेगनेंसी। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसको रिलीज करेगा कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा, वैसे ही थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये दो काम करेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि जब तक एग उसके पास आके अटैच नहीं होता, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो तब तक उसको एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हाथों में है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बेसिकली मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम के लेयर को, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम के लेयर को थिक करेगा, ताकि एग इंप्लांट हो तो उसको स्टेबिलिटी मिले और प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से हो पाए। लेकिन दूसरे केस में बेटा, अगर एग जो है वो डीनेचर हो जाता है, मतलब एग टूट जाता है, फीमेल नहीं करती है प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में जो बेसिकली इन अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो कार्पस लूटियम है, ये जो स्ट्रक्चर है श्रिंक हो जाता है, खाली सा स्ट्रक्चर होता है गोल ऐसे, और ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स। क्या बोलते हैं बेटा, हम कार्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। और जो ये कार्पस एल्बिकन्स है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। अब प्रेगनेंसी जब हुई नहीं फीमेल में, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम तब है जब फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी। अगर फीमेल कंसीव कर लेती है प्रेगनेंसी, फिर तो आगे 9 महीने तक सबसे ज्यादा काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहेगा। लेकिन अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम नहीं है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कार्पस लूटियम रिलीज करेगा, तो कार्पस लूटियम जो है बेटा वो श्रिंक हो जाएगा, कार्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। कार्पस एल्बिकन जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस कर देंगे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही रिड्यूस होगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बेसिकली एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करता है।
जैसे वो कम होगा एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाएगी, और जैसे एंडोमेट्रियम की लेयर डिजनरेट होगी, टूटेगी, वैसे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही फेज किसमें एंटर कर जाएगा, दोबारा मेंस्ट्रुएशन फेज में बेटा, फिर मेंस्ट्रुएशन से फिर फॉलिक, और इस तरह से ही ये साइक्लिक प्रोसेस फीमेल में बेटा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। थैंक यू सो मच बच्चों।